चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं पेपर 5 के अंतर्गत अपने आगे का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक इस पर फ्रेम सेट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका इंटरलिंक हमारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में से कहां से होने वाला है। तो अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने पेपर 5 के कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोग 5 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। 5 यूनिट में इतिहास का पोर्शन हो चुका है, बोले तो हिस्ट्री वाले जो पेपर 1 से कनेक्ट होती हैं चीजें, जहां आर्ट एंड कल्चर, मिडाइवल और मॉडर्न। इसके साथ साथ हम लोगों ने पैरेलली यूपी के संदर्भ में समझने की कोशिश की है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। फिर बात करते हैं आया सोसाइटी का पार्ट। तो अगली जो यूनिट है, यूनिट 4 कह लें या यूनिट 5 कह लें, वहां पर आपकी इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट से कनेक्ट होती है। अब बात करते हैं आज के लेक्चर में क्या होने वाला है। तो आपका जो सेकंड पेपर पॉलिटी का है, जीएस पेपर 2 में हमें पता है पॉलिटी और गवर्नेंस हमें पढ़नी होती है। तो जो आपकी यूनिट 6, 7 और 8 और 9 पेपर 5 का सिलेबस सामने होना चाहिए, एकदम आंखों के लगा होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो 6 यूनिट है, 7 है, 8 है और 9 है, इसके बाद आगे जो 12 यूनिट है, ये सारी यूनिट आपकी पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन से कनेक्ट होती हैं। तो जो सिलेबस जीएस 2 का है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें मेंशन है, सारे टॉपिक्स वही हैं, बस यहाँ यूपी को केंद्र में रखते हुए हमें पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग पॉलिटी का पार्ट करने वाले हैं और कोशिश रहेगी 2 से 3 लेक्चर में पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस हम लोग कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो जैसे आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कि यूपी में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है, जो आपका सिस्टम रहा है, राजनीतिक व्यवस्था रही है, वो कैसी रही है। तो पूरा इतिहास जानेंगे, पूरा चरणबद्ध तरीके से समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी रही, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महत्व क्या है, और इसी के अंतर्गत हमारे लेक्चर में शामिल होगा इस पार्ट में कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद को लेकर के क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में आपकी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर के क्या स्थिति है। ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमारे कवर होने वाले हैं। तो पूरा लेक्चर किन टॉपिक्स पर रहने वाला है, ये समझ में आ गया होगा। अगला जो इसके बाद हम लोग लेक्चर नेक्स्ट करेंगे, उसमें उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं सीधा मेंशन है, और यूनिट 6, 7, 8 और 9 ध्यान से देख लो, यही यूनिट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में कोशिश की जाएगी कि अगले लेक्चर में उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, विशेष राज्य चयन मानदंड, यहाँ टॉपिक दे दिया गया है। वैसे तो देखो अभी के समय वर्तमान में कोई भी विशेष राज्य की मांग तो हो नहीं रही है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन एक समय उठी थी, ठीक है, एक समय उठाई गई थी मांग। तो उस संदर्भ में हमारे सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है विशेष राज्य चयन मानदंड, हमें पता होना चाहिए क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश को विशेष राज्य देने की मांग की जा रही थी, इसको कर लेंगे। फिर स्थानीय स्वशासन भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज का लेक्चर शुरू किया जाए। तो आज का लेक्चर है, पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। अब देखो समझो बात को, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से हम लोग टॉपिक्स करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी शासन व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक महत्व उत्तर प्रदेश का क्या है। राज्यपाल का मुद्दा देखेंगे, चूंकि हम लोग पेपर 2 में भी राज्यपाल पढ़ते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुद्दे हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के सामने बने हुए हैं, सेम वही यहां पर भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में क्या मुद्दे हैं और उस पर क्या समाधान देना चाहिए, है ना। इन मुद्दों को समाप्त करने के लिए कैसे ये मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं जो हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एक समस्या, एक संकट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे। फिर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की भूमिका, क्या रोल है इनका, क्या महत्व है आखिर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का, इसको जानेंगे। फिर विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही है। 6 प्रमुख राज्यों में से एक हमारा उत्तर प्रदेश भी है, जहां पर द्विसदन आपके मौजूद हैं, यानी कि सभी राज्यों में आपका विधान परिषद नहीं है, लेकिन यूपी में है, तो हमें पढ़ना जरूरी है भैया। इसके पक्ष और विपक्ष देखेंगे, विधानसभा का रोल देखेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा करेंगे। आखिर केंद्र और राज्य के बीच में जो तनातनी, जो बहस हुई है ना, जो विवाद बने रहते हैं, मुद्दे क्या क्या विवाद के रहते हैं, ये तो मालूम ही है, पेपर 2 में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। बाकी यहाँ पर भी उसके साथ समझेंगे कि राज्य के साथ जो विवाद है, वो उत्तर प्रदेश के साथ भी तो वही विवाद होंगे ना। अब बोले इनको सुलझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, अर्थात हमारे संघीय ढांचे को कैसे सहकारी, कैसे समन्वयकारी या प्रतिस्पर्धात्मक भी, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बनाकर रखा गया है, कोऑपरेट भी करना है राज्यों को केंद्र के साथ में। इस तरीके से क्या उत्तर प्रदेश में कौन से सारे इनिशिएटिव हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या अलग से क्या उत्तर प्रदेश भी इसमें कोई प्रयास कर रहा है, इसको मिलाकर के हमारी ये चर्चा हो जाएगी कंप्लीट। क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों पर आएगा तो जो डिस्प्यूट रहता है राज्य के साथ केंद्र सरकार का, उसी पर यहाँ सवाल होगा, और आखिर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में क्या व्यवस्था रही है। तो पीछे आपका इतिहास अगर क्लियर हो गया, तो वर्तमान समय में वैसे भी आप जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार बोली जाती है। तो जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, राज्य में भी उसी की है। तो जो ये केंद्र और राज्य के बीच जो डिस्प्यूट होता है, वो उत्तर प्रदेश के मामले में अभी कम देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़े, पूरे टॉपिक पर एक फ्रेम सेट हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। आओ सबसे पहले देखते हैं इसके राजनीतिक महत्व को। देखो उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछा जाए क्या भैया राजनीतिक महत्व है,
तो बतलाना है भैया, उत्तर प्रदेश खाली जनसंख्या में ही सबसे अव्वल नहीं है, जनसंख्या के साथ साथ अगर यहाँ विधानसभा की सीटें देखी जाए तो कितनी है, बोले सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला 403 सीटें हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वाला है ना, राज्यों के स्तर पर देखा जाए सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किसकी हैं, बोले 80 लोकसभा सीटें हैं किसकी, उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें भैया 31 राज्यसभा की सीटें हैं, वह भी उत्तर प्रदेश की हैं, और विधान परिषद की भी भैया 100 सीटें हैं। तो देखा जाए राजनीतिक महत्व क्या होता है, जिसकी राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है ना, चाहे संसद में देख ली जाए, चाहे विधानसभा में, चाहे विधान परिषद में, बोले चाहे लोकसभा ले लो आप, राज्यसभा ले लो, विधानसभा ले लो, विधान परिषद ले लो, सबसे ज्यादा अगर सीट कोई रखता है बोले उत्तर प्रदेश रखता है। और उसका सीधा कारण है क्योंकि जनसंख्या भैया सबसे ज्यादा है हमारी, और जनसंख्या के आधार पर ही इन सीटों का निर्धारण किया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, अभी तक हमारे देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश ने, और सबसे ज्यादा वोटर कहां होंगे, बोले स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश में होंगे। तो ये हो गया इसका राजनीतिक महत्व। अब राजनीतिक महत्व आपको समझना है, समझाने के लिए भी आपको ये पॉइंट सारे बताने पड़ेंगे। थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट देखते हैं। डेवलपमेंट से पहले आपको थोड़ी पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश को एक समय तक बीमारू राज्य के रूप में जाना गया है ना। आशीष बोस ने बताया ये कि भैया उत्तर प्रदेश आपका बीमारू राज्यों में एक है। बीमारू कौन सा था भैया, बिहार आपका, MA मतलब है मध्य प्रदेश, R मतलब आपका राजस्थान, और U का मतलब है आपका, ये U है उत्तर प्रदेश के लिए। तो इन्होंने कैटेगराइज किया, बोले क्यों, बोले पॉलिटिकली अगर आप देख लो, इकोनॉमिकली देख लो, सोशली देख लो, हर तरीके से। जैसे राजनीतिक रूप में आप बताया कि इन्होंने आया राम गया राम जैसी स्थिति हमेशा उत्तर प्रदेश में बनी रही, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग, इतिहास जानेंगे तो इतिहास के संदर्भ में ये जो बीमारू का कॉन्सेप्ट दिया गया ना, क्यों आखिर बीमारू की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश अपना दिखाई देता है, बोले राजनीतिक रूप से अस्थिरता मौजूद रही, यहाँ आया राम गया राम जैसी स्थिति, आर्थिक रूप से यहाँ निवेश मिला ही नहीं, और देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र देखो तो वहां पर मैक्सिमम रूप से आपको निवेश एक जगह पर ही केंद्रित नजर आता है, सकेंद्रित नजर आता है। देखा जाए सेंट्रलाइज है आपका इन्वेस्टमेंट वेस्टर्न यूपी में ही। सोशली आप देख लो कितना बैकवर्ड रहा है ना। उस मामले में बताया जाए तो जातिगत जो राजनीति हो रही है, इस जातिगत राजनीति के चलते वोट बैंक की राजनीति रही हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में, जिसके चलते जो विकास की मुख्य धारा में अन्य राज्य जैसे आपके भाग रहे थे आगे, दक्षिण के राज्य दिखे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश पीछे रह गया। तो ये सारे तर्क दिए जाते हैं और ये तर्क काफी हद तक सही नजर आते हैं, लेकिन इनको काटना है भी। कैसे काटना है, वर्तमान समय में सरकार के प्रयासों से, कि अगर इन्वेस्टमेंट के मामले में देखा जाए तो निवेश के मामले में हमने पाया कि जो अभी वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ, इसमें 33 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और ये इन्वेस्टमेंट जैसे पहले की स्थिति थी कि केवल वेस्टर्न यूपी में ही था, अब बुंदेलखंड को भी मिल रहा है और पूर्वांचल को भी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो काटने हैं ये तर्कों के माध्यम से। फिर बताना भैया बीमारू से इसलिए नहीं रहा क्योंकि अब आया राम गया राम वाली स्थिति नहीं है। 2017 से अगर देखा जाए तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बढ़िया ग्रोथ इंजन के रूप में आपका उत्तर प्रदेश देखा जा रहा है। फिर तीसरा काट आप दे सकते हो, जीडीपी ग्रोथ रेट बताओ उत्तर प्रदेश की। भैया हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा 2 अंकों में दिखाई दे रही है, 10 से 12 में, ठीक है। हमारा जो सरप्लस है, रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति रहती है उत्तर प्रदेश की, तो बोले अभी के समय आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन है, जो $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है उसकी ओर भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्लियर। तो ये सारे जो काट होते हैं, ये सारे तर्क होते हैं, इन तर्कों के साथ में आपको बताना है कि बीमारू की स्थिति जो पहले बनी रहती थी, वो अभी बीमारू की स्थिति से उत्तर प्रदेश बाहर आ रहा है। ईज ऑफ डूइंग में अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो सुधार देखने को मिल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, है ना, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुधार करने वाला राज्य बन गया है। तो इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार भी देखो लगातार आ रही है ना, जीत कर आ रहे हैं। तो ये सारे जो सुधार हैं, ये दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश बीमारू से काफी हद तक बाहर आ चुका है। ये आपकी समझ बन गई, और ये समझ के लिए आपको जरूर जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में टिप्पणी की जाती थी। अब इन टिप्पणियों के साथ थोड़ा इतिहास बैकग्राउंड समझ लेते हैं ना, कि आजादी के बाद से स्थिति क्या रही। बोले आजादी के बाद अगर राजनीतिक व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में समझना है तो 4 चरणों में यहां समझ लेते हैं हम लोग। पहले चरण में क्या हुआ, बोले अभिजात्यवादी लोकतंत्र दिखाई देता है यूपी में। देखो लोकतांत्रिक शासन तो था ही, लेकिन अभिजात्यवादी क्या है, मतलब एलीट क्लास का। एलीट क्लास मतलब जिसके पास रिसोर्सेस हैं, कोई आपका वंचित वर्ग से कोई व्यक्ति नहीं आपका लीड कर रहा था। बोले उदाहरण के तौर पर चाहे गोविंद वल्लभ पंत जी रहे हो, चाहे सुचेता कृपलानी जी रहे हो, ये सारे आपके एलीट क्लास से आते थे। तो शुरुआती जो लोकतंत्र दिखाई देगा 1968 से पहले का, वो पूरा का पूरा आपका अभिजात्य वर्गीय लोकतंत्र दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में। पहला चरण क्लियर हुआ, बोले ठीक है। अब अगले चरण में आते हैं तो संक्रमणकालीन राजनीति शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 65 के दौर में आपकी हरित क्रांति आती है, और ये ग्रीन रिवोल्यूशन आपकी वेस्टर्न यूपी में तो सफल ही रहती है ना। यूपी का मैप आप समझ रहे होगे ना, कि ग्रीन जो रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसका सबसे ज्यादा अगर फायदा मिला तो बोले ये पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र को। और यही कारण भी है उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक विभाजन दिखाई दे रहा है ना, कि वेस्टर्न यूपी के लोग इतने
समृद्ध क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ भैया जो किसान वर्ग है, चूंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, तो यहाँ का किसान वर्ग समृद्ध हो गया। अब बोले किसान जब समृद्ध होगा तो सीधी सी बात है व्यापार की ओर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर उद्योग क्षेत्र भी बढ़िया से फलेगा फूलेगा। तो ये कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। लेकिन तो तुलनात्मक रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल में ये सफल नहीं हो पाती है, जिसके चलते आज भी वो पिछड़े नजर आते हैं। क्लियर? और इसलिए मुख्य धारा से कटे हुए नजर आते हैं। तो बोले ये जो 1968 और 89 में, और इसका प्रभाव देखो, आर्थिक प्रभाव आपका राजनीति पर कैसे पड़ता है। ये आर्थिक सुधार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ा देती है, और यहीं से आपका उत्तर प्रदेश से पहली बार कोई पिछड़े वर्ग से आपके मुख्यमंत्री निकल कर आते हैं, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, समझ में आया? तो दूसरे चरण में ये पहली बार ऐसा सुधार देखा गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जब एलीट क्लास जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कर रहा था, वहां से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में आपको पहली बार ओबीसी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री नजर आएगा, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। ये हो गई दूसरे चरण में राजनीतिक विकास देख रहे हैं। अब उसके बाद में आगे जब बढ़ेंगे तो मंडल और कमंडल का दौर शुरू हो जाएगा 90 के दशक के बाद, जहां पर गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हो जाता है। अभी तक देखो केंद्र और 90 तक भी केंद्र और राज्य के स्तर पर बहुत हद तक कांग्रेस की सरकारें रहती दोनों जगह पर। ठीक है, बीच में थोड़े समय के लिए आपकी कुछ समय के लिए आती है दूसरे दल की सरकार, लेकिन सामान्यतः राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर कांग्रेस ही शासन कर रही थी। तो अब जब मंडल कमंडल का दौर 90 में आता है, तो यहां से आपकी समझ लो जातिगत और धार्मिक दोनों राजनीतियों का उदय होता है, यानी कि जाति के आधार पर राजनीति शुरू हो जाती है। सपा और बसपा जैसी राजनीतियों का उदय होगा, पार्टियों का उदय होता है। कमंडल आर्थिक धर्म के आधार पर राजनीति, जिसमें बाबरी विध्वंस जैसी घटना आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यही बोला जाता है उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल का दौर शुरू हो गया। जातिगत लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी, धर्म के आधार पर राजनीति करनी शुरू कर दी, जिसमें वोट बैंक की राजनीति दिखाई देगी, और नए नए क्षेत्रीय दल निकल कर आएंगे, जिसमें आपकी सपा, जिसमें आपकी बसपा, ये कई सारी पार्टी का उदय होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़े तो देखो भैया, धर्म के आधार पर राजनीति बोले, जो कल्याण सिंह का उदय हुआ मायावती जी का बसपा पार्टी के रूप में, मुलायम सिंह जी का आपका सपा पार्टी के रूप में। तो ये उत्तर प्रदेश के अगले चरण में जो परिवर्तन है वो दिखाई दे रहे हैं। फिर भैया इसके बाद में 2007 तक तो यही दौर रहता है आया राम गया राम, क्योंकि गठबंधन बनाया जा रहा था, जोड़ तोड़ किया जा रहा था, लेकिन कोई जोड़ तोड़ जो है सफल नहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश में। फिर 2007 से एक नया दौर आता है, जिसे आपका बहुमत की सरकारों का दौर कहा गया। याद रखना, अगला चरण है 2007 तक का। 2007 के बाद 2007 के बाद का दौर हम देखते हैं, जहां बहुमत की सरकार, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी सरकार आपकी उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल तक के लिए स्थायी रूप से अपना शासन कर पाती है। अभी तक कोई सरकारें पीछे स्थायी रूप से 5 साल नहीं चल पाती थी। कभी ये वाला गठबंधन बन गया तो आया राम, फिर गया राम, फिर आया राम, नया गठबंधन, फिर गया राम, यही चल रहा था। बोले पूरी तरीके से स्वायत्त तरीके से, स्वतंत्र तरीके से अगर शासन किया तो 2007 में ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ, जब मायावती जी ने 5 वर्षों के लिए शासन किया। और बोला भी जाता है कि मायावती, कहते सुना होगा खूब ना, कि मायावती जी का शासन रहा जब, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन रहा। क्यों रहा? क्योंकि भैया जब तक आपके पास में राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तब तक आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हो। और अगर देखना है इसको तो 2017 के बाद की स्थिति देख लो ना। 2017 के बाद तो एक पार्टी के बाद जब पूरी तरीके से बहुमत आ गया, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से शासन के अंतर्गत प्रशासन भी मेंटेन किया गया, जिसे सुशासन की स्थिति भी कभी-कभी कही जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, शासन स्थायी होगा तभी प्रशासन बेहतर आपको नजर आएगा। तो ये आपका 2007 से शुरू हो गया, क्योंकि यहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग है वो काफी सफल हो जाती है, अर्थात समाज में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस कॉन्सेप्ट पर काम किया गया, जिसमें सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात की जाएगी। और इंद्रधनुषी गठबंधन दिखाई देगा। क्या इंद्रधनुषी गठबंधन है? जिसमें अनुसूचित जाति और उच्च जाति, बोलते हैं ना दलित और ब्राह्मण का गठबंधन यहां से शुरू हो जाता है। तो ये आपकी राजनीति उत्तर प्रदेश में 2007 के बाद से शुरू हुई, जिसमें सोशल इंजीनियरिंग का एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसके माध्यम से यहां गठबंधन भी स्थायी रहा और प्रशासन भी बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये हो गई चरणबद्ध तरीकों से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विकास। अब 17 के बाद की स्थिति पता है कि अभी राष्ट्र का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बना हुआ है, जिसमें जातिगत मामले जो है वो किनारे रख दिए गए हैं, धर्म के आधार पर अभी राजनीति शुरू हो गई। तो जाति की राजनीति को कमजोर करना है तो आपको धर्म की राजनीति करके सभी जातियों को एक समान लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कार्य किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो 2017 से जो नीति है वो आपकी राष्ट्र के ग्रोथ इंजन या डबल इंजन के रूप में इस आधार पर बताया जा रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था को बेहतर रखा जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? पूरी राजनीतिक व्यवस्था
आजादी से लेकर के वर्तमान सरकार तक की समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो ये राजनीतिक इतिहास रहा है। अब कार्यात्मक थोड़ा सा प्रणाली देख लेते हैं, सबकी कार्यात्मक विवरण, फंक्शनल जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो उसमें सबसे पहली इकाई है जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, जिसे राज्यपाल के रूप में जाना जाता है। अब ये औपचारिक रूप से अगर पूछा जाए भैया औपचारिक रूप से संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो बोले राज्यपाल महोदय हैं, जो 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। याद रखना, अपॉइंट किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं। बोले अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, बोले राष्ट्रपति के द्वारा, इसीलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और ये फॉर्मल हेड होते हैं। औपचारिक प्रमुख, अगर वास्तविक मुखिया बोला जाए कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं, जो बहुमत दल का, जैसे जिसका बहुमत है वो अपना नेता भेज देगा, बोले ये हमारी पार्टी को लीड करेंगे और ये हमारे मुख्यमंत्री कहलाएंगे। तो पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में रोल प्रमुख रहता है आपका मुख्यमंत्री जी का। और मुख्यमंत्री जी अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद रखते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद को लेकर के पता ही होगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसमें हर राज्य को 15% से ज्यादा अपने मंत्री नहीं रखने हैं। मंत्रिपरिषद का आकार जो है आपका टोटल 15% से ज्यादा आपको नहीं रखना है, कुल जितना होता है, ठीक है, समझे बात को। तो 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए। मंत्रिपरिषद का आकार जो डिसाइड कर दिया गया, और न्यूनतम भी डिसाइड है स्टेट में कि न्यूनतम भैया 12 से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद को लेकर के स्थिति है। योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री जी के साथ रह करके इनका भी एक दायित्व होता है। विधानसभा क्या भैया, विधानसभा आपकी पता ही है 403 विधानसभा सीटें हैं, विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। विधायी प्रक्रिया यानी कि जो विधि निर्माण का कार्य होता है विधानसभा से शुरू होता है, और विधेयकों की समीक्षा करने के लिए दूसरा सदन है आपका विधान परिषद, ठीक है। तो ये आपकी फंक्शनल इकाई ऐसा समझ लो, कार्यात्मक विवरण है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। राजनीतिक इतिहास समझ लिया, राजनीतिक विवरण समझ लिया, सारे जो फंक्शंस हैं यानी कि कैसे जो पूरा राजनीतिक पॉलिटी जो आपका उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास है, राजनीतिक कलाक्रम है पूरा, कैसे कार्य करता है, उसके लिए कौन कौन सी इकाइयां हैं, कैसे कार्य करती हैं, ये जान लिया। अब आते हैं राज्यपाल पर। अगला मुद्दा हमारे पास महत्वपूर्ण है राज्यपाल। देखो राज्यपाल जब पढ़ना है इसके बारे में, पहले अगर आपको भूमिका के तौर पर कभी भी राज्यपाल का कोई भी इश्यू आ जाता है करंट से जोड़कर, या राज्यपाल पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया राज्यपाल कैसे संघात्मक व्यवस्था के लिए एक चुनौती बना हुआ है, इसको समाधान के लिए, इसके समाधान के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए आप सुझाव दीजिए। तो भूमिका के तौर पर बहुत आसान आपको भूमिका बनानी चाहिए, बिल्कुल आसान। जैसे संवैधानिक पहलू बता दो, जैसे भारत के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 161 तक में जितने भी प्रावधान हैं वो सारे राज्यपाल की नियुक्ति से संदर्भ में हैं। तो बस बहुत सिंपल सा है, बोले राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, या यूं कह दें कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। तो किसी तरीके से लैंग्वेज जो भी रखनी है, बस थोड़ा सा फैक्चुअल यहाँ पर अपनी यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है कि भाग 6 ही लिखना है, ये भाग 5 नहीं लिख देना है। तो भाग 6 में आपका अनुच्छेद 153 से 161 के अंतर्गत इतना याद कर लेना है। ये एक छोटा सा 15 से 20 शब्दों का एक बहुत ही स्पष्ट एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, भूमिका हो जाती है। अब थोड़ी सी इसके बारे में जब बतानी होगी राज्यपाल के बारे में, तो संवैधानिक स्थिति पता होनी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक स्थिति जब आप बता दोगे तभी आपको मुद्दे और सुझाव बताने में समस्या नहीं होगी। सीधी सी बात समझो कि अगर यहाँ पर आपने मुद्दे समझ लिए, इशूज क्या क्या है राज्यपाल पद को लेकर के, यानी कि जो राज्य हैं उनके सामने समस्या, दिक्कतें कहां कहां पर वो समस्याएं उनको होती हैं, उन मुद्दों पर अगर आपने समझ बना ली तो आपको सुझाव स्पष्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मुद्दे समझ तभी आएंगे जब उसकी आपको संवैधानिक स्थिति पता होगी। बोले राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है, एक तो वो संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो याद रखना, उसको भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसका प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, ना कि सरकार का प्रमुख। एक चीज याद रखना ध्यान से कि जो राज्यपाल है वो सरकार का प्रमुख नहीं है, वो संवैधानिक प्रमुख है आपका, जिसमें वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अब देखो पहला मुद्दा यही निकल के आएगा। एक तो राज्यपाल चुनौती, पहला चुनौती देखो, एक एक मुद्दा यहीं पर समझ लेना है लगातार, ताकि आपको लिखने में कठिनाई नहीं आएगी जब भी लिखना है, ठीक है। बस इतनी बात से देखो कैसे मुद्दे समझे जाते हैं। जब यहाँ पर आपने पढ़ा कि सरकार का प्रमुख नहीं है, तो बोले बिल्कुल ठीक बात है, राज्य जो है यहीं पर तो उंगली उठाते होंगे कि ये सरकार के प्रमुख की तरह, केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अपॉइंटमेंट है, तो बोले चुनौती निकल कर आ गई अपॉइंटमेंट की। एक चुनौती हमारे सामने आएगी अपॉइंटमेंट की कि देखो भैया ये इसका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति किसका, बोले राष्ट्रपति अगर इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो सरकार के द्वारा ही, जिसका ऊपर केंद्र सरकार है ना, उसी का प्रभाव दिखाई देता है। तो उसी आधार पर यहां भी अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर को भी। तो गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में। तो पहला चैलेंज यहाँ अपॉइंटमेंट के रूप में किया जाता है राज्यों के द्वारा, मुद्दा समझे। दूसरी बात करते हैं, सरकार का और एक जगह प्रमुख दिखता है जहां विवेकाधीन शक्ति की बात होती है। विवेक के आधार पर जो शक्ति देने का अधिकार है राज्यपाल, अर्थात 201 आर्टिकल पता होगा, जिसमें कोई भी विधेयक भेजा जाता है
राज्यपाल के पास में, तो राज्यपाल चाहे तो उसको संरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। बस यही मुद्दा गड़बड़ हो जाता है कि भैया वो विवेकाधीन शक्ति कभी कभी हो सकता है केंद्र के हित को ध्यान में रखते हुए भी तो कई बार होता है ना, लंबित लटका देते हैं मामले। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तमिलनाडु वाले मामले में कि अनिश्चित काल के लिए आप किसी भी विधेयक को लटका नहीं सकते हो। राज्य की जो आपकी विधायी या कार्यपालिकी जो प्रक्रिया है उसमें आप जानबूझकर बाधा नहीं बन सकते हो। तो ये दूसरा एक चुनौती है ना? मुद्दा समझ में आया? राज्यपाल के साथ एक तो टकराहट अपॉइंटमेंट पर होती है, एक टकराहट उसकी विवेकाधीन शक्तियों पर होती है। तीसरा भैया बोले कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अब दिक्कत यह है कि यहां पर भी चुनौती होती है कि मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है कि नहीं बाध्यकारी है। इसको लेकर के बड़ा सवाल उठाए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है वो बाध्यकारी रहेगी कि नहीं बाध्यकारी रहेगी। जैसे केंद्र के स्तर पर तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, मालूम ही है ना? तो वैसे ही क्या यहाँ पर राज्य में भी राज्यपाल के ऊपर बाध्यकारी होती है? तो ये तीसरा मुद्दा निकल कर आता है, ठीक समझे? अब ये बताओ, ये वाला टॉपिक जो है मुद्दे वाला, कि राज्यपाल को लेकर के क्या-क्या मुद्दे हैं, तो मुद्दे समझने में कठिनाई नहीं होगी यार अगर संवैधानिक स्थिति समझ ले। फिर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, देखो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे यहाँ संघीय ढांचा था, उसमें जो अखंड भारत की संरचना थी, बोले तो हमारे संघात्मक व्यवस्था को कैसे बनाकर रखना है, इसके लिए हम राज्यपाल के पद को या राज्यों को इतना स्वतंत्र भी नहीं छोड़ सकते थे। जिसका कारण था कि इसको मॉनिटरिंग करने के लिए कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के आधार पर सारे राज्य कार्य कर रहे हैं। इसकी देख-रेख के लिए ही राज्यपाल को अपॉइंट किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, क्लियर है? तो उस समय की जरूरत थी जिसके आधार पर ही आपका राज्यपाल का अपॉइंटमेंट इस आधार पर किया गया था, और या फिर कहा जाए कि उसको विवेकाधीन जो शक्तियां दी गई थी, ध्यान रखना। लेकिन इन विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, ना ही अपॉइंटमेंट में इस तरीके से आपको भेदभाव नजर आना चाहिए। याद रखियो, अगर भेदभाव होगा तो राज्य आप जोड़ने के बजाय आप तोड़ने का काम करोगे। सीधी सी बात है, क्षेत्रीय भावना है वो और मजबूत हो जाएगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां क्षेत्रवाद इतनी पहले से मौजूद है, अगर राज्यपाल की भूमिका अगर इतनी आप इंडेफिनिट कर दोगे, राज्यपाल की भूमिका आप केंद्र की ओर इतना झुक जाएगी, निष्पक्ष नहीं रहेगी, तो आप समझ रहे हो कि जो जिस उद्देश्य से ये राज्यपाल का पद लाया गया था, जस्ट अपोजिट काम करने लगेगा, और बिल्कुल आपका रिएक्शन एक्शन जो आप करोगे उसका रिएक्शन बहुत विपरीत होने वाला है। तो ये समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके साथ ही आप राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति को जान पाओगे और राज्यपाल से जुड़े हुए मुद्दे समझ पाओगे। आई होप कि सारे मुद्दे समझ में आ गए होंगे। अब सुझावों के स्तर पर आएगा तो एक एक मुद्दा उठाना है कि अपॉइंटमेंट के लिए भैया जो अपॉइंटमेंट वाला मुद्दा है उसको कैसे सुझाव दोगे, वहां पर क्या करना चाहिए, विवेकाधीन वाले पर क्या सुझाव दोगे। हाँ, एक और मुद्दा निकल कर आता है, जैसे आपको पता होगा राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, तो राज्यपाल जो है आपकी सिफारिश करता है, ठीक है। इसके लिए जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी राज्य में रहेगी, क्योंकि बैठा केंद्र सरकार का राज्यपाल है ना, देखा जाए इनडायरेक्ट तरीके से, तो बोले राज्यपाल जब चाहेगा उठाकर बोल देगा यहाँ भैया बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगी हुई है, इसके लिए यहाँ पर क्या करो, राष्ट्रपति शासन लगा लो। जिसके चलते उत्तर प्रदेश में 10 बार आज तक राष्ट्रपति शासन लग भी चुका है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि राष्ट्रपति शासन कब और किन स्थितियों में लगाया जाना चाहिए, ये राज्य सदैव एक मुद्दा बना हुआ है। इसमें राज्यपाल को थोड़ा सा तर्कसंगत होकर सोचने की जरूरत है। तो ये सारे मामले जो मुद्दे उठाए गए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट लोग पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ समय समय पर इस फेडरल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कुछ आयोगों का गठन किया है, वो हम सब कुछ समझेंगे। वही तो सुझाव में आपको देना है कि भैया ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो चुनौतियां हैं राज्यपाल के समक्ष, इसके लिए ही, इसको रोकने बनाने के लिए, है ना, संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए ही सरकारी आयोग दिखाई देगा, पुंछी आयोग दिखाई देगा, सरकार या उच्चतम न्यायालय के समय समय पर जो डिसीजन आए हैं वो दिखाई देंगे, वो कोट करो, सुझाव आप दो, और सुझाव के साथ अपने आंसर को आप बेहतरीन कर सकते हो, है ना, जब सुझाव आपको देने होंगे, ठीक है। और ये देखो, आप मैप का भी ये यूज कर सकते हो, डायग्राम का। वेन डायग्राम कैसे बता रहा है, 47 जब आजाद होता है तो पहले शुरुआती दौर में तो केंद्र और राज्य के स्तर पर एक जैसी सरकार, फिर जैसे ही 69 का दौर खत्म होता है, इसके बाद केंद्र और राज्य में जो है टकराव शुरू हो जाता है। तो बोले जो केंद्र राज्य संघर्ष है या संघवाद जो है आपका कमजोर होता दिखाई देगा। लेकिन ये स्थिति है आपकी 2017 की। 2017 के बाद में ये ग्राफ आपका नीचे क्यों जा रहा है? रीजन ये है कि जो आपकी केंद्र में सरकार है वही आपकी स्टेट में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो आपका ये जो ग्राफ है 2017 के बाद में आपको नीचे होता हुआ, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष जो है कम होता दिखाई दे रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब भैया कुछ एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। सीधी सी बात है, जब आप डिस्प्यूट बताओ, जब मुद्दे बताओ, उन मुद्दों में जब हमने एक मुद्दा पढ़ा कि राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर देता है विवेकाधीन शक्ति वाला, बोले ना कि एक तो विवेकाधीन शक्ति वाला मामला है, उसमें एक उदाहरण है रामनाईक जी का अखिलेश यादव जी के साथ जो विवाद हुआ था। तो अखिलेश यादव की सरकार थी, लोकायुक्त अधिनियम लाते हैं और रामनाईक महोदय जो है, जो गवर्नर रहते हैं उस समय उत्तर प्रदेश के, अपने पास संरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, बोले ये एक मुद्दा उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। दूसरा रोमेश भंडारी वाला मामला, क्या होता है
यहाँ भी देखो विवेकाधीन शक्ति कैसे काम करती है। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है कि जो है वह चाहे जिसको बेसिकली वह, वैसे तो ये परंपरा यही है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसको ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन रोमेश भंडारी साहब ने क्या किया, जब कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह की सरकार का दल सबसे बड़ा दल था उस समय, ठीक है, लेकिन इन्होंने कल्याण सिंह को आमंत्रित सरकार के लिए पहले किया ही नहीं। तो ये सीधी सीधी चुनौती है कि राज्यपाल भैया निष्पक्ष होकर काम कर ही नहीं रहा है, मान्यता है जो परंपरा उसके अनुसार कार्य ही नहीं कर रहा है। क्लियर। तीसरा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह, बोले ना कि मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है या नहीं है। क्यों? इसमें एक मुद्दा उठाया गया, जब केरल में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के बावजूद सदन को आहूत नहीं किया गया, सदन को बुलाया ही नहीं गया। मंत्रिपरिषद ने सलाह दी कि बुला लीजिए साहब, लेकिन राज्यपाल ने नहीं बुलाया यहाँ पर, ठीक। तो ये कुछ उदाहरण है, इन उदाहरणों के माध्यम से आप बता सकते हो कि मुद्दे इतने हल्के नहीं है, मुद्दे गंभीर हैं और इन मुद्दों को समाप्त करने के लिए आपको सुझाव देने पड़ेंगे। क्या प्रयास किए गए हैं? बोले प्रयासों के स्तर पर सरकारी आयोग का गठन किया गया, पुंछी आयोग का गठन किया गया। तो वर्ष 1983 में जब सरकारी आयोग का गठन किया गया तो इसने क्या-क्या रिकमेंड किया, तो इसकी रिकमेंडेशन में पहला था कि राज्यपाल कोई स्थानीय राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नियुक्त नहीं होना चाहिए। अगर वहीं की राजनीति से कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति आप नियुक्त कर दोगे तो क्या वो न्यूट्रल होकर के वहां पर कोई निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। भाई भतीजावाद वाली स्थिति बनी रहेगी उसके पास में। हाँ भैया, तो पहला इन्होंने सुझाव दिया। दूसरा सुझाव दिया अपॉइंटमेंट को लेकर चुनौती है। बोले हाँ, देखो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय करे कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी आयोग ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सलाह ले लीजिए भैया, वो निर्वाचित सरकार है, उसकी सलाह ले लीजिए, उसकी सलाह पर आप अपॉइंट कीजिएगा गवर्नर को, ठीक है। फिर आया कार्यकाल, बोले कार्यकाल इसका निश्चित कर दो, क्योंकि अभी क्या होता है, अगर राज्यपाल मन का कार्य नहीं करता है तो जब चाहते हैं उठा करके ट्रांसफर कर दिया, बोले तुमको ऐसे स्टेट में भेजेंगे जहां कोई वैल्यू ही नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। तो बोले ये एक बड़ी समस्या है, कार्यकाल निश्चित कर दो जिसमें केंद्र सरकार हटा ही ना पाए, जिसके चलते वहां राज्यपाल थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के क्या करेगा, कार्य कर सकेगा, ठीक है। फिर 356 बताया ना कि 356 जिस पर राष्ट्रपति शासन कई बार मनमाने तरीके से लगा दिया जाता है राज्यों में, उसको बहुत ही अंतिम विकल्प के रूप में, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन की तरह उसको यूज किया जाना चाहिए। ये सारे जो सुझाव दिए गए, ये सरकारी आयोग के द्वारा दिए गए, ताकि राज्यपाल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको निपटाया जा सके और जो संघीय ढांचा है, जो संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसको मेंटेन किया जा सके, बनाकर रखा जा सके। अब बात आई इसके बाद इससे एक कदम आगे और बढ़कर जब पुंछी आयोग का गठन किया गया और सिफारिशें लागू भी की गई हैं, ठीक है इनकी। फिर जो पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग ने थोड़ा और इसको लिबरल बनाने की कोशिश की ताकि और बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसमें पहला था अपॉइंटमेंट को लेकर, बोले अपॉइंटमेंट में केवल मुख्यमंत्री जी की सलाह मत लीजिए, इसके साथ आप एक सिलेक्शन कमेटी बनाइए, एक चयन समिति बनाओ, जिसमें मुख्यमंत्री भी रखो और विपक्ष का नेता भी रखो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, चयन समिति में मुख्यमंत्री विपक्ष का नेता जब दोनों रहेंगे तो राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो सकता है, ठीक। दूसरा, हटाने का प्रावधान इसमें संविधान में इसको शामिल करो, ठीक है। कैसे हटाया जाएगा, उसके लिए संविधान में एक प्रोसेस बना दो, उस प्रोसेस के माध्यम से आप राज्यपाल को हटाओ। जैसे क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति महोदय के लिए महाभियोग की परंपरा है, ठीक है। अब राज्यपाल क्या होता है, बोले राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जब चाहे तब वो हटा सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है। फिर 356 पर यहाँ एक कदम और आगे बढ़कर बोले देखो 356 जरूरी है क्या, मान लो अंतिम विकल्प के रूप में हो, लेकिन फिर भी जितने क्षेत्र में अव्यवस्था फैली हुई है मात्र उतने ही क्षेत्र में 356 लगा दो। जैसे उत्तर प्रदेश है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों भैया जो है 356 लगाओगे, एक सीमित क्षेत्र में जहां अव्यवस्थाएं बनी हुई है वहां पर 356 लगाओ ना केवल, जिससे क्या है अन्य जगहों पर जो विधायी प्रक्रिया है या कार्यपालिकी प्रक्रिया है वो तो चलती रहेगी। बोले एक तो ये सिफारिश है, काफी दमदार है। फिर इसके बाद में बात आई कि बड़े दल के नेता को ही हमेशा बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाना चाहिए, जो कि केरल में राज्यपाल के द्वारा नहीं किया गया था। पुंछी आयोग ने यह भी सिफारिश दी, ठीक, समझ में आया। अब बताओ भैया, ये एक भी मामला ऐसा था जो समझने में कठिनाई हुई हो, नहीं हुई होगी, मजा भी आया होगा। फिर न्यायालय के निर्णय देखते हैं। देखो जब मामला गया संघीय ढांचे पर, आधारभूत ढांचे पर या 356 के मामले में, तो एसआर बोम्मई साहब ने मामला गया, वहां पर सीधा एसआर बोम्मई मामले में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मनमाने ढंग से राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसके आधार की हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। बोले देखो राष्ट्रपति शासन जो 356 से लागू कर रहे हो, बोले ठीक है, चलो ये लागू करने का अधिकार तुम्हारा विधायी अधिकार है, लेकिन जिन आधारों पर तुमने लागू किया है उन आधारों की तो हम चर्चा कर ही सकते हैं, उनकी तो समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू तो हमारा पार्ट है। बोले उसके अंतर्गत आपके आधार आते हैं, हम चेक करेंगे, अगर आपके आधार ठीक है तो आपका जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो लागू रहेगा, अगर आधार गड़बड़ हुए तो आपका प्रेसिडेंशियल रूल क्या कर दिया जाएगा, इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा मामला हुआ डीसी वाधवा का। डीसी वाधवा के मामले में कहा गया कि जो बार बार राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात
जो आपकी निर्वाचित सरकार है उसके कानूनों का विधानमंडल या उसके विधायनों का आप मजाक नहीं उड़ा सकते हो। आप अध्यादेश जारी करो अपवादिक स्थिति में, ना कि आप विधानमंडल के विकल्प के रूप में यूज करने लगे। तो डीसी वाधवा केस में क्लियर किया गया, भैया अध्यादेश जो लाया गया है प्रोविजन तुमको आर्टिकल 213 के तहत दिया गया, इसलिए नहीं कि उठा करके तुम अपने आप को वहां विधानमंडल के समरूप मानने लगे। विधानमंडल जनता ने निर्वाचित किया है, तुम चुनकर आए हो, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। डीसी वाधवा साहब ने, मतलब डीसी वाधवा जो केस हुआ इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने समझाया कि तुम निर्वाचित होकर अपॉइंट होकर आए हो और तुम अगर कोशिश करोगे इलेक्टेड मेंबर्स की तरह काम करने की तो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बोले अध्यादेश का प्रयोग आप केवल एक्सेप्शनल केस में करो जहां पॉसिबल ना हो विधानमंडल का बैठ पाना या कानून निर्माण कर पाना। क्लियर, समझ में आया। और अभी जैसे तमिलनाडु वाला भी मामला हुआ, इसमें भी बोला गया है कि कोई भी मान लीजिए विवेकाधीन शक्ति जो दिखाते हो उसमें राजपाल महोदय आप अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रख सकते हो किसी मामले को। आपको जैसे कुछ मामलों में 3 महीने, कुछ मामलों में 1 महीने का बोला गया सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप कुछ मामले 3 महीने और 1 महीने, इसकी एक डेडलाइन फिक्स होगी, उसके बाद आपको परमिशन देनी परमिशन दीजिए, नहीं देनी नहीं दीजिए, ताकि आगे विधानमंडल में प्रोसेस हो सके कानून का। आप लंबित रहकर लंबे समय तक नहीं रख सकते हो, ठीक है। हर एक पर आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोर्ट कर सकते हो या आयोगों का गठन किया उसको बता सकते हो। तो ये सारे सुझाव हैं, इन सुझावों में आपको कोर्ट जरूर करना चाहिए। कोर्ट करने के साथ क्या होता है, थोड़ा सा आपके उत्तर में वजन बढ़ जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विधानमंडल। देखो भाई विधानमंडल में आएंगे तो हमें पता है उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। वैसे तो देखो भारत में 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, अर्थात द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसमें एक उत्तर प्रदेश भी है अपना। अब विधानसभा जो होती है उसके सदस्य कितने हैं, 403 है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है और यहीं पर आपका बजट भी पारित किया जाता है क्योंकि यहाँ पर निर्वाचित सदस्य बैठे हुए हैं। और विधान परिषद में आपके सदस्यों की संख्या 100, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्य मुख्य रूप से विधेयकों की समीक्षा करना होता है। थोड़ा समझते हैं, देखो आर्टिकल 169 और आर्टिकल 170 में जानना है तो 169 आपका पहले विधान परिषद के लिए है और आर्टिकल 170 आपका विधानसभा के लिए है। इसलिए बताया ताकि आपसे विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप जब भूमिका इंट्रोडक्शन बनाने जाओ तो भूमिका में आप उनकी संवैधानिक स्थिति बताते हुए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद से अंतर्गत विधानसभा की चर्चा की गई है, विधानसभा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत हमारे विधान परिषद के संदर्भ में जो भी प्रावधान किए गए हैं, तो ये एक भूमिका होती 15 से 20 शब्दों में आपने बना दी। अब विधानसभा पर आएगा भी क्वेश्चन तो इसके महत्व पर, भूमिका पर आएगा। बोले विधानसभा की भूमिका बताइए या विधान परिषद को लेकर के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं भैया विधान परिषद की जरूरत क्या है, कुछ लोग कहते हैं भैया है जरूरत, ठीक है। तो जो कहते हैं कोई जरूरत नहीं, उनके तर्क क्या है, उनके विपक्ष में तर्क देखो सीधी, जो कहते हैं है जरूरत तो वो देंगे पक्ष में अपने तर्क, जो कहते हैं कोई जरूरत नहीं विधान परिषद की तो वो उसके विपक्ष में तर्क देंगे कि देखो भैया ये कारण है इसलिए हम कह रहे हैं मत रखो विधान परिषद को, खत्म करो इसको, ठीक है, उत्साधन कर दो इसका। और अभी के समय भारत में जो स्थिति है, सॉरी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो उत्साधन को लेकर नहीं है, बहुत समन्वय तरीके से विधानसभा और विधान परिषद कार्य कर रहे हैं। क्लियर। तो अभी समझते हैं थोड़ा सा विधानसभा के रोल को। विधानसभा का क्या रोल होगा, जैसे वहां लोकसभा का रोल समझना होता है ना, ऐसे ही विधानसभा का कि पहला काम है विधि निर्माण करना। जो कृषि और औद्योगिक विकास रोजगार संबंधी कोई कानून अगर बनता है तो उसकी जो पहल इनिशिएटिव किया जाता है, कहां से इनिशिएट किया जाता है, विधि निर्माण, बोले विधानमंडल के विधानसभा से। याद रखना जो वहां पर ताकत राज्यसभा को मिली हुई है उतनी ताकत यहाँ विधान परिषद को नहीं है, इसीलिए हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ अगर ताकतवर है तो विधानमंडल है, इसीलिए विधि निर्माण की पहल कहां से शुरू होती है, बोले विधि निर्माण, कानून निर्माण की पहल आपकी विधानमंडल के विधानसभा से ही शुरू होगी, ठीक है। फिर विमर्शकारी सदन भी है। बोले राज्य में जो प्रशासन संबंधी कोई विषय होता है उस पर जनमत निर्धारण के संदर्भ में विमर्श कौन देता है, बोले यही आपका विधानसभा देता है। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण, बोले देखो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है इस पर भी कंट्रोलिंग करने का पावर किसके पास में है, बोले विधानसभा के पास में है। समझो बात को कि कार्यपालिका में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद भी आते हैं आपके, और मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, बोले विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, जैसे केंद्र के स्तर पर मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, बोले मंत्रिपरिषद जितने भी हैं मंत्रिपरिषद मंत्री वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है जिम्मेदार या अकाउंटेबल किसके प्रति होते हैं, जवाबदेह, बोले यहाँ पर सारे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण हो गया कि नहीं हो गया, बोले बिल्कुल हो गया, उदाहरण के तौर पर समझ भी लिया। फिर जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बोले बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, सीधा चुनाव होता है भैया विधायक के लिए ना, तो इसलिए जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनके अनुरूप ही यहाँ पर इन्हें कार्य करना होता है। और सामूहिक भागीदारी यहाँ मौजूद है, चूंकि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर अप्लाई होता है। अब तो देखो समझो, अब तो आगे 2026 के बाद से मालूम ही होगा कि जो है जो महिलाओं को लेकर भी रिजर्वेशन आ चुका है, तो सामूहिक भागीदारी यहाँ पर मौजूद नजर आती है प्रत्यक्ष रूप से जहां पर निर्वाचन होता है, ठीक है।
अब उसके बाद में जब विधानसभा के बारे में लिखना है तो विधानसभा से जुड़ी हुई चुनौतियों से पहले कुछ चाहो तो ये वर्तमान समय में कुछ जो नवाचार किए जा रहे हैं यूपी विधानसभा के द्वारा, इनको भी आप शामिल कर सकते हो भूमिका के तौर पर। नहीं भैया भूमिका बनानी दूसरी तरीके से बनानी है तो बताओ भैया, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा एक दिन महिला विधायकों को समर्पित किया गया। जितनी महिलाएं हैं उन सभी महिला विधायकों को समर्पित किया गया था। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा पहली बार बना था, ठीक है, पहली बार किसी विधानसभा ने कार्य किया था। तो ऐसे आप इंट्रोडक्शन इस भूमिका को बना लो, कोई नवाचार किया गया। या फिर भैया उत्तर प्रदेश का जो ई विधानसभा है, अर्थात विधानसभा में जितना कार्य है पूरा जो डिजिटलाइज कर दिया गया है, कोशिश की जा रही है, इसके चलते उत्तर प्रदेश की जो ई विधानसभा है इसको नेशनल जो आपका सर्टिफिकेट दे दिया गया है, तो राष्ट्रीय जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो उत्तर प्रदेश की ई विधानसभा को मिला हुआ है। चाहो तो इसको इंट्रोडक्शन बना लो, ठीक है। अब बोले इसको इंट्रोडक्शन बना लिया, अब थोड़ी चुनौतियां बता दो भैया विधानसभा के सामने क्या क्या चुनौतियां मौजूद है। सबसे पहली चुनौती बिल्कुल आसान भाषा में समझो, बैठकों को लेकर के है कि भैया जो भी विधान सभा है किस लिए, बोले विधानसभा है कि लगातार आप बैठक कीजिए, औसतन आप बैठक थोड़ी सी संख्या इतनी रखिए कि आप कानून पर पर्याप्त चर्चा कर सको। भैया कानून पर चर्चा कर सको, तुमको बैठाया काहे के लिए गया, काहे भेजा गया, इसलिए भेजा गया ना कि बैठक करो आराम से, घर में थोड़ी ना बैठना है। कहाँ बैठना है, बोले विधानसभा में बैठना है। और विधानसभा में अगर पूछा जाए बैठकों की संख्या लगातार क्या हो रही है, बोले लगातार बैठकों की संख्या कम हो रही है और जो कार्य भोज है, सॉरी कार्य बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जब भैया बैठक कम होगी तो बैठक कम होने से दिक्कत क्या आएगी, बोले विधेयक पर ना तो चर्चा ढंग से होगी, और जो कार्यपालिका पर नियंत्रण कहां से होता है, बोले विधायिका से होता है। और विधायिका में लोग बैठ ही नहीं रहे हैं, अब बैठेंगे नहीं तो उस पर जो नियंत्रण है वो भी कमजोर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी करने लगेगी, ठीक है, चाहे परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपकी टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हो, ठीक समझे, तो दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही आपकी मनमानी करने लगेंगे, मनमानी तरीके से शासन करेंगे। ये समस्या देखने को मिल रही है और इसमें आपको डेटा देना है। डेटा 18वीं विधानसभा का नहीं, पिछली वाली 17वीं विधानसभा का डेटा दो कि औसत जो कार्य दिवस है वो मात्र 21 दिन है, ठीक। ये आप डेटा के माध्यम से अपनी जो कही हुई बात है इसको आप प्रमाणित कर रहे हो, क्लियर। तो बोले अभी औसत जो कार्य दिवस पिछली विधानसभा के देखा गया है वो मात्र 21 दिन रहे हैं। फिर संसदीय समितियां, कमिटीज का काम क्या होता है, बोले देखो कोई अगर प्रस्ताव आया, प्रपोजल आया या कोई भी आपका बिल आया तो उस बिल के क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, क्या इसमें सुधार जरूरी है, इस पर डिबेट होती है। और इसको अगर आपको विशेषीकृत तरीके से डिस्कस करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है, तो मॉनिटरिंग के लिए यह बिल कहां भेजा जाता है, बोले संसदीय कमिटी को भेजा जाता है, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं इनको भेजा जाता है। अब बोले स्थिति ये है कि जितने भी आपके बिल आ रहे हैं वो बिल आपके 45% ऐसे हैं जो कमेटी के पास भेजे ही नहीं जा रहे हैं, अर्थात बिना चर्चा परिचर्चा के, बिना बेहतर मॉनिटरिंग के आप सीधे सीधे बिल को विधानसभा से ही पास करे दे रहे हो, आप समितियों के पास भेज ही नहीं रहे हो। जबकि आप समिति के पास नहीं भेजोगे तो कैसे वहां पर आप चेक कर पाओगे कि इसका जो जनाधार है वो व्यापक है कि नहीं, या इसके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की वो पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो 17वीं विधानसभा का यहाँ डेटा है कि 45% आपके बिल ऐसे हैं जो कमेटी के पास तक गए ही नहीं है, ठीक है, समझे। तो पहली जो चिंता है विधानसभा को लेकर के क्लियर हुई, बोले बैठक ही नहीं हो रही है, उसकी संख्या कम हो रही है। दूसरी चिंता है कि कमेटी के पास जा ही नहीं रहे हैं, रोल कम होता चला जा रहा है। तीसरी है धनबल और बाहुबल की भूमिका, इसमें आप 18वीं विधानसभा को तुरंत कोट कर दो। बोले जो धन बल है या बाहुबल है इसकी भूमिका बढ़ती चली जा रही है विधानसभा में। कैसे, बोले जो धनबल वाले लोग होते हैं, बाहुबल वाले, उनको लोग मसीहा मानते हैं, उनको जिता करके भेज भी रहे हैं, बाद में कहते हैं कि भैया बहुत क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। जब क्रिमिनल को आप वहां पर भेजोगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि बंदूक देकर आप कहोगे भैया शांति से आप धरना करो, बंदूक हाथ में दो ही मत ना। तो इस संदर्भ में आपको बताना होगा कि धनबल और बाहुबल की जो भूमिका है, एडीआर रिपोर्ट बता दो। जो आपका डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, तो ये एनजीओ बेसिकली क्या करता है, ये रिपोर्ट देता है अपनी, और इसने बताया कि जो 18वीं विधानसभा है इसमें 50% विधायक ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस है जिनके ऊपर। तो भैया 50% आदमी जो है वो बैठा हुआ है जिस पर कोई क्रिमिनल मामला है, ठीक, आपराधिक मामले वाले बैकग्राउंड से अगर लोग बैठेंगे वहां पर तो क्या कानून निर्माण होगा, क्या कानून का इंप्लीमेंटेशन होगा और कैसा कानून बनेगा, खुद समझ सकते हो ना। तो बोले ये एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है। फिर इसके बाद में विपक्ष का अनावश्यक व्यवधान भी देखने को मिलता है, जिसमें आपने देखा होगा कि विपक्ष अनावश्यक रूप से गवर्नर गो बैक ऐसे नारे लगा करके उस प्रक्रिया को ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब जब प्रक्रिया ही नहीं आगे बढ़ पाएगी, ऑलरेडी 21 दिन बैठ रहे हैं खाली, और उसमें भी अगर विपक्ष व्यवधान पैदा कर दे तो बैठक काहेगी, बैठक 10 ही दिन की रह जाएगी, 10 दिन तो इसी में चला जाएगा, है ना, अनावश्यक व्यवधान में ही। क्लियर, समझ में आया। तो ये मुद्दे हैं। अब अगर इनमें आपको सुझाव देना हो, समाधान बताना हो, क्योंकि चुनौतियां खाली ऐसे छोड़ तो नहीं दोगे, विधानसभा के संदर्भ में अगर प्रश्न आया क्या चैलेंजेस हैं सामने,
तो भूमिका, फिर चुनौतियां, फिर समाधान क्या बताओगे? बोले बैठकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, पहला समाधान तो यहाँ निकल कर आया, ठीक है। तो बैठकों की संख्या बढ़ाओ। दूसरा, जो संसदीय समितियां हैं, इनकी समितियों का जो रोल है, इनकी भूमिका है, आप अनिवार्य कर दो। और अनिवार्य करोगे, भले उसकी आप डेडलाइन निश्चित कर दो, फिक्स कर दो, लेकिन अनिवार्य करने के पश्चात ही कोई भी बिल आता है उसको संतुलित तरीके से आपकी उस पर चर्चा हो पाएगी और उस पर समझ हो पाएगी, मॉनिटरिंग हो पाएगी, तभी वह बेहतर तरीके से लागू हो सकता है, ठीक है। धनबल और बाहुबल की भूमिका को लेकर देखो आपको रोक लगाने की, कानून बनाने की जरूरत है, या यहाँ पर आपके चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव आयोग को भैया कुछ ऐसे गाइडलाइन बनानी चाहिए जिसके आधार पर धन बल और बाहुबल जिनके ऊपर क्रिमिनल मामले हैं, ये आपके एंट्री ही ना कर पाए, प्रवेश ही ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ चुनाव आयोग की भूमिका बतानी है। विपक्ष को लेकर के यहाँ पर आप बता सकते हो कि समन्वय तरीके से, अर्थात जो फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर आपकी जो लोकतांत्रिक समन्वयकारी नीति है, इसके तहत दोनों ही पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। क्लियर, समझ में आया? तो ये विधानसभा के सामने जो चुनौतियां हैं वो देख ली हम लोगों ने, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद देखा। अब आते हैं हम लोग विधान परिषद के बारे में देखते हैं। देखो इसका हमें पता है कि जो आप शुरुआत कर सकते हो संवैधानिक स्थिति, आर्टिकल 169 है, याद रखना। इसके साथ आप इसकी संवैधानिक स्थिति बताओ और चयन की विधियां, इसमें शिक्षक, स्नातक, स्थानीय निकाय और राज्यपाल द्वारा जो नामित सदस्य होते हैं, इनके आधार पर चयन किया जाता है। और इसी चयन प्रक्रिया के कारण ही विधान परिषद के रहने के जो तर्क देते हैं कि विधान परिषद बना रहना चाहिए, वो भी तर्कों में एक ये भी आएगा। इसकी जो चयन प्रक्रिया है, जिसके आधार पर जो विशेषीकरण आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो विशेषीकरण भी इनके पक्ष वालों के एक तर्क में नजर आएगा। आओ समझते हैं कि विधान परिषद की उपयोगिता को लेकर के प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में आए, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। तो पक्ष वाले अर्थात जो चाहते हैं कि विधान परिषद बना रहे, वो कहते हैं देखो जो हमारा संघीय ढांचा है इससे मजबूत होता है। कैसे? संघीय ढांचा क्या कहता है? जैसे केंद्र और राज्य के स्तर पर, ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपका विधानसभा है और विधान परिषद है, तो विधानसभा में कोई बिल आता है तो यहाँ मनमानी ना हो सके, ठीक है, मनमानी ना कर सके बहुमत की सरकार, इसके लिए आपका जो संघात्मक व्यवस्था है वो मजबूत करने का काम विधान परिषद कर देता है, ठीक है, समझे। जो निरंकुशता जिसको बोला जाता है कि बहुमत की निरंकुशता यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और जब बहुमत की निरंकुशता कम होगी तो आपका संघीय ढांचा मजबूत होता है। फिर दूसरी तीसरी बात है कि भैया ऐसे हो सकता है केवल जहां पर एक सदन है, जल्दबाजी में भी तो विधेयक पारित हो सकते हैं ना। अभी वर्तमान स्थिति यही है कि बहुत सारे विधेयक जल्दबाजी में पारित हो रहे हैं। खुद ही देख लो भैया, 45% मामले ऐसे जो कमेटी के पास भेजे नहीं जा रहे हैं, सीधे सीधे पारित कर दिए जाते हैं। तो ये जल्दबाजी में जो पारित विधेयक है, इन पर पुनर्विचार हो सकता है, एक दबाव बनाया जा सकता है। फिर योग्यता और विशेषज्ञता का लाभ, बोले ना विधान परिषद के सदस्यों के लिए जो पैरामीटर बनाए गए हैं, इसके चलते उनकी सदस्यता का भी तो लाभ हो सकता है ना, जो बिल आ रहा है। फिर शक्ति का डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब जहां एक सदन है वहां तो सेंट्रलाइज है विधानसभा में, यहाँ थोड़ी सी डिसेंट्रलाइज हो जाती है। इतना देखो मजबूत नहीं है, फिर भी विकेंद्रीकरण तो हो ही रहा है ना, और अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों का यहाँ लाभ भी मिलता है। ये तो हो गए पक्ष वाले, बोले देखो ये सब कारण है जिसके चलते विधान परिषद का रहना बहुत जरूरी है। बोले सुनो रुको, तुमको हम बताते हैं कि विपक्ष के क्या तर्क हैं, क्यों नहीं रखना है। देखो उत्तर प्रदेश सरकार पर वैसे भी राजकोष पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बोले हाँ, तो ये बोझ अनावश्यक रूप से आप क्यों बढ़ा रहे हो? 100 सीटें हैं, बोले 100 को तो भारी तो देना पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश के राजस्व से जाता पैसा। बोले हाँ, बोले देखो राजस्व पर, राजकोष पर बोझ बढ़ रहा है अनावश्यक रूप से। बोले ठीक है बढ़ रहा है तो हटाओ, फिर हटा देते हैं ना, समझो। उसके बाद में राजनीतिक विचारों संबंधी व्यक्तियों का प्रवेश कैसे, यहां समझो बात को कि जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत मान लो भैया हार गया, ठीक, अब मान लो हार गया, अब उसको कैसे एंट्री करानी है बैकडोर से, तो ये जो आपका विधान परिषद है ये उनके लिए बैकडोर का काम करता है। बहुत सारे जो नेता हैं जो एक विचारधारा को, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की बहुमत में सरकार आ गई तो उसकी बैकडोर के से एंट्री वो करा देते हैं विधान परिषद के मामले में, ठीक है, समझ में आया। फिर विधेयकों में जानबूझकर, एक तो वैसे भी विधेयक बहुत पारित होते हैं, विलंब होता है, और ये विधान परिषद आने से उसमें विलंब और बढ़ जाता है, हालांकि बहुत मजबूत तर्क नहीं है। फिर लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है। कैसे? बोले ये कैसे लोकतांत्रिक है? बोले संघीय के तो समान है, बोले इस बहाने कम से कम विकेंद्रीकरण हो रहा है। बोले लोकतांत्रिक ऐसे है कि यहाँ पर आप अपॉइंट करते हो लोगों को और वहां पर जनता सीधे निर्वाचित कर रही है, तो सीधे जनता के द्वारा ये निर्वाचित नहीं होते हैं सदस्य, तो ये लोकतांत्रिक भावना के आपको विपरीत नजर आएगा ये वाला सदन, ठीक है, समझे। और ना ही ये उतना ताकतवर है राज्यसभा की तरह। तो ये सारे जो तर्क दिए जाते हैं, लेकिन आपको बताना है, कंक्लूड जब करना है तो ध्यान रखना, कंक्लूजन में आपको बताना है कि देखो भैया ये सब ठीक है, बाकी तुम्हारी बातें, विपक्ष वाले तर्क भी मजबूत हैं, लेकिन अभी के समय विधानसभा और विधान परिषद बहुत समन्वय से कार्य कर रहे हैं। और विधान परिषद ने भी कभी कभी, पीछे आप इतिहास उठाकर देखो तो कई बार बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आपके दिए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को। कौन से? जैसे मदन मोहन मालवीय साहब के द्वारा रंग भेद का मामला भी विधान परिषद से उठाया गया। उत्तर प्रदेश जो भाषा अधिनियम देखते हो, यह भी आपका विधान परिषद में ही पारित हुआ था। तो ये जो विशेषज्ञता है, इनका ही लाभ मिलता है ना बहुत सारे विधेयकों को। तो इसको उदाहरण देते हुए आपको कंक्लूड कर देना है। क्लियर, समझ में आया? विधानसभा और विधान
परिषद, दोनों स्पष्ट हो गया। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया है, तो देखो सीधी सी बात है कि विधानमंडल में निम्न सदन का ही अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद आप सीधा बताओ 78 से 178 से 181 तक का जो प्रावधान है। अब विधानसभा अध्यक्ष का महत्व अगर पूछा भी जाएगा तो जो प्रक्रिया पूरी संचालित हो रही है उसका संरक्षण कौन करता है विधानसभा में? बोले विधानसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। प्रशासनिक प्रमुख और अनुशासन बनाए रखने का दायित्व किसके ऊपर होता है? इन्हीं अध्यक्ष महोदय के ऊपर होता है। विधायी प्रक्रिया को गति देना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या फिर स्थानीय समितियों का गठन करना हो, ये सारे कार्य किसके होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष महोदय के होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष में कार्य होता है। लेकिन इनके ऊपर भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और उसमें उनके सामने चुनौतियां नजर आती हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष पर लगातार आरोप लगते हैं कि पार्टीगत के साथ में ये मिलकर के काम करते हैं। चूंकि हमारे यहाँ जो अध्यक्ष होता है उसको अपनी पार्टी छोड़नी नहीं होती। ब्रिटेन जैसे देशों में क्या होता है, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष बैठा हुआ है वहां पर, तो उसको अपनी कोई भी व्यक्तिगत पार्टी उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन भारत में ये नहीं है, जिसके चलते आरोप लगते हैं पक्षपात के। ठीक है, तो बोले पक्षपात के आरोप लगते हैं। दल बदल मामलों में देखो देरी देखने को मिलती है, या स्थानीय जो समितियां होती हैं इसकी कार्यप्रणाली सीमित है। ठीक, इस पर विधानसभा अध्यक्ष हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, दोनों के मामले में आप लिख सकते हो। यहाँ पर विधानसभा सत्र है, इनकी अल्प अवधि, सदन की जो वर्क कल्चर है वो लगातार गिरता जा रहा है। ठीक, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, ये सब देखने को मिलता है। तो इन सब के चलते आपको वर्तमान समय में जो पक्षपात पूर्ण नीति अपनाई जा रही है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, जिसके चलते ये सारी चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं। क्लियर, समझ में आया? अब नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक अपना आज का देख लेते हैं, वो है केंद्र राज्य संबंध। ठीक, समझे? देखो अब ये टॉपिक जैसे ही आता है आपके पास में केंद्र राज्य संबंध लिखने के लिए, तो क्या इस पर देखो आप लोग लिखोगे केंद्र राज्य संबंध में। आपको सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन जब शुरू करना है तो भूमिका के तौर पर बताओ कि भाग 11 और भाग 12 के अंतर्गत यहां स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि देखो भैया, केंद्र और राज्य के बारे में प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों के बारे में जो चर्चा की गई है वो कहां पर की गई है? भाग 11 और भाग 12। अब इसमें आर्टिकल अगर 245 से 255, आर्टिकल 256 से 263, 268 से 293, ये आर्टिकल अगर नहीं याद आते हैं, वैसे तो याद कर लेना इनको, जिसमें 245 से 255 भैया किसके लिए है? बोले विधायी संबंध, यानी कि राज्य और केंद्र के बीच में वैधानिक संबंध कैसे रहने वाले हैं। इसमें अलग अलग जो विषय हैं, जैसे संघ सूची पर कहां कौन से विधि निर्माण करेगा? बोले केंद्र। राज्य सूची के विषय निर्धारित किए गए, यहाँ राज्य करेगा। समवर्ती में बोले दोनों ही कर सकते हैं, जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो केंद्र के मान्य होंगे। फिर भैया आपका प्रशासनिक संबंध 256 से आपका आ जाता है प्रशासनिक संबंधों के बारे में। तो यहां पर जो चर्चा की गई है प्रशासन से जुड़े हुए मामले हैं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी नजर आएंगी, अंतरराज्यीय परिषद भी नजर आएगा। ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल। क्लियर? तो ये कैसे प्रशासन को आपको राज्य का प्रशासन और केंद्र का प्रशासन अपने अपने स्तर से तय होता है। लेकिन भैया जहां जहां पर डिस्प्यूट है, बोले अब संघीय ढांचा भी तो बनाकर रखना है। इस संघीय ढांचे के लिए आपको अखिल भारतीय सेवाएं दिखाई देंगी, अंतरराज्यीय परिषद दिखाई देगा। ठीक, उसके बाद वित्तीय संबंध, बोले वित्तीय संबंध में करों के वितरण को लेकर के यहाँ पर राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंध निर्धारित किए गए हैं। और ये सारी चर्चा हमारे संविधान में कहां पर मिलती है? भाग 11 व 12 में। याद रखो, आपके संवैधानिक ढांचे या संवैधानिक प्रावधान आपको भूमिका के तौर पर लिखने के ये काम आते हैं। ठीक, समझ में आया? अब आ जाओ एक एक करके चलते हैं। जो आपका संघीय ढांचा रहा है केंद्र और सरकार के बीच में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो समन्वयकारी संबंध रहते हैं, तो उसको बोला जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो अगर शुरुआती दौर देखी जाए तो भैया जो केंद्र में अगर जो सरकार रहेगी, राज्य में भी अगर वही सरकार रहेगी, क्या दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा? बोले नहीं रहेगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में 89 से पहले कुछ छिटपुट मामले छोड़ दिए जाएं अगर, तो आपका सहकारी संघवाद दिखाई देता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही भैया केंद्र के साथ आपकी राज्य की सरकारें बदल जाती हैं, दूसरी सरकारें आ जाती हैं, तो बोले उत्तर प्रदेश में यहां से शुरू हो जाती है गठबंधन की राजनीति। हमने देखा, तो वहां से केंद्रीकृत संघवाद, अर्थात केंद्र ऊपर से यहां पर पावर में रहने की कोशिश करेगी, दर्शाने की कोशिश करेगी केंद्र मजबूत है, जिसके चलते कई बार यहां राज्यों पर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा, जिसे केंद्रीकृत संघवाद कहा जाएगा। इनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो बढ़ेगा, यहाँ सौदेबाजी संघवाद शुरू हो जाएगा। जो सौदेबाजी शुरू हो जाएगी संघवाद में, और सौदेबाजी केंद्र के साथ की जाएगी, जिसके चलते पार्टी टूटेगी, आयाराम गयाराम की स्थिति बनेगी। क्लियर हो रही सारी चीजें? तो ये केंद्रीकृत संघवाद शुरू हो जाएगा। अब भैया जैसे ही 2017 का दौर आता है, ठीक है, 2017 में फिर से वही स्थिति, जहां कांग्रेस दोनों जगह पर एक थी, अब यहां पर भाजपा दोनों जगह पर एक आ गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा है, केंद्र के स्तर पर भाजपा है, तो अब दोनों के बीच में सहकारी संघवाद फिर आ चुका है। अब ये सहकारी संघवाद के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में भी देखा जा रहा है बदलाव। प्रतिस्पर्धात्मक मतलब सभी राज्यों के बीच में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है, जिसके चलते सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की पटरी पर भाग रहे हैं, और सहकारी रूप से, अर्थात सभी साथ साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो ये 2017 के बाद की स्थिति आपको इस तरीके से ही आपको अपनी कॉपी में बताना है। क्लियर? संघवाद पर जब लिखना है
लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चरणबद्ध तरीके से कैसे संघवाद का विकास हुआ। संघवाद तो समझ ही गए होंगे ना, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है, कितने समन्वय रहते हैं, कितने समन्वयकारी रहते हैं, कितना डिस्प्यूट है, तो वो संघवाद आपका बिगड़ता है वहां पर। और बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो संघीय ढांचे में आपका एकात्मक वाले हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो संघीय ढांचे को कोर तरीके से एकदम मुख्य रूप से जो संघीय ढांचे की विशेषता होनी चाहिए उसी को आपका समर्थन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एक ही ले लेते हैं, जैसे नागरिकता का है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये केंद्रीकृत संघीय ढांचे के विरुद्ध नजर आएगी अगर देखा जाए आइडियल तरीके से, लेकिन भारत के रूप में यह जरूरी था उस टाइम पे। ठीक है, समझे बात को। और वही स्वतंत्र न्यायपालिका का है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है, संघीय ढांचे को मेंटेन करना है कि ताकि केंद्र निरंकुश ना हो सके या राज्य अपनी कोई मनमानी ना कर सके, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना अपने आप में एक संघीय ढांचे की विशेषता होती है। क्लियर। अब आते हैं संघीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। देखो, शुरुआती आपका जब देश आजाद होता है या कह लो चुनाव हो जाते हैं, ठीक है, तो अब आपका एक ही दल की प्रभुत्व रहता है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो शुरुआत में आपका सहकारी संघवाद ही दिखाई देगा, केंद्र और राज्य में समान दलों की सरकारी रहेंगी। एक दो छुटपुट जैसे चौधरी चरण सिंह वाला हम लोगों ने मुद्दा पढ़ा, केवल एक ही थे जो गैर कांग्रेसी जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से समय के लिए बनते हैं। फिर आता है दूसरा चरण जिसमें 1989 से 17 का दौर शुरू होता है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धी संघवाद, बोले तो संघर्षात्मक, दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्य में क्या होगा, क्षेत्रीय दलों का उभार हो रहा होता है। क्षेत्रीय दलों का उभार होगा तो राज्य सरकारों द्वारा केंद्र की मनमानी का आरोप लगाया जाएगा, और राज्य क्या मांग करेंगे, राज्य यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी की बात करेंगे, स्वायत्त रहने की बात करेंगे, और यहीं से निकल के आएंगे बहुत सारे मुद्दे। अगर पूछा जाए केंद्र और राज्य के बीच में या इनके संबंधों में कौन से मुद्दे, या यहीं पर एक प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछेगा कि सहकारी, जो सहकारी संघवाद है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद, भारतीय संघवाद के सामने क्या मुद्दे थे, तो भारतीय संघवाद के मुद्दे आपको सारे यहीं से समझ में आ जाएंगे। जैसे सबसे पहला राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाने का आरोप लगाया गया। राजनीतिक अस्थिरता में आपको राष्ट्रपति शासन दिखाई देगा, जानबूझकर यहां पर 356 बार बार राज्यपाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्यपाल की विवादित भूमिका को लेकर के बहुत डिस्प्यूट हुए, क्योंकि राज्यपाल को लेकर अगर डिस्प्यूट देखना, हम लोग पीछे मुद्दा पढ़ा पूरा कि यहां पर रोमेश भंडारी और कल्याण सिंह का विवाद हुआ, ठीक है, जहां पर इन्होंने क्या किया, बड़ा दल होने के बावजूद नहीं बुलाया। राम नाईक का मामला अखिलेश यादव जी के साथ में हुआ, जिनके साथ में इन्होंने लोकायुक्त का मामला रोक कर रख लिया। ठीक, तो ये सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे, प्रमुख मुद्दे सामने नजर आएंगे जो सेंटर और स्टेट में, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बिगड़ेंगे, या फिर यूं कह लें केंद्र और राज्य के साथ साथ आपके जो संघीय ढांचे के विरुद्ध यहां पर राज्य आरोप लगाते नजर आएंगे, केंद्र की मनमानी पर। ध्यान रखना, मुद्दे बहुत आराम से समझ में आ जाएंगे अगर आपने राजनीतिक इतिहास बैकग्राउंड समझ लिया। अब अगला है वित्तीय संसाधनों को लेकर के। देखो भैया, केंद्र सरकार क्या करेगी, बोले केंद्र सरकार बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जिनको वह खुद ही भुनाती है, लेकिन बांटने का दायित्व किसके ऊपर होता है, बोले केंद्र सरकार का होता है। अब जहां केंद्र देखेगी हमारी सरकार है, वहां बहुत आसानी से दे देगी पैसा, और जहां देखेगी विपरीत सरकार विरोध कर रही है तो वहां पक्षपात नजर आ सकता है। बोले वित्तीय संसाधनों का बंटवारा इसी को कहा जाता है, पक्षपात पूर्ण तरीके से शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में अखिल भारतीय सेवाओं पर, राज्य जहां किए ऑटोनॉमी की बात, बोले हमको चाहिए स्वायत्ता, और स्वायत्ता हमको चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार एक ऐसी सेवा जो है आपकी, केंद्र सरकार की मुट्ठी में एक ऐसी सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जो अपॉइंट किया जाता है वो केंद्रीय स्तर से किया जाता है, लेकिन किया कहां जाता है, बोले स्टेट में अपॉइंट किया जाता है। तो बस स्टेट यह सोचता है कि इन ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से स्टेट के ऊपर यहां पर केंद्र सरकार अपना नियंत्रण रखती है। ठीक है, समझे। वैसे तो देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर केंद्र में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ना, यूपीएससी, इसके तहत जो ऑल इंडिया सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होता है स्टेट में, वो केंद्र से होता है। होता कहां है, राज्यों में होता है। तो इस पर विवाद हुआ बहुत ज्यादा कि बोले इसकी जरूरत नहीं है, या फिर इसको समाप्त करो, या फिर इसका नियंत्रण स्टेट के हाथ में दे दो। बोले बस यही गड़बड़ हो गया मामला, ऑटोनॉमी तुम्हारी ठीक है लेकिन लिमिट में, हद में ऑटोनॉमी। ठीक है, बोले केंद्र सरकार हद में, और इसकी जो समर्थन है, इसका समर्थन सरकारी आयोग ने भी किया। आगे पुंछी आयोग जब बनाया गया ना, जब हम लोगों ने बड़ा पढ़ा ना पुंछी आयोग और सरकारी आयोग का गठन हुआ, तो सरकारी आयोग ने भी कहा, पुंछी आयोग ने कहा कि हद में रहिए, कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं आपकी, ये संघीय ढांचे को, संघीय व्यवस्था को, संघात्मकता को कम नहीं, कमजोर नहीं कर रही है, ये मजबूत करने का कार्य कर रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो जो डिस्प्यूट थे वो हमने समझे कि कहां कहां पर मुद्दे हैं, कहां कहां पर मामला शुरू हुआ, वो हमने जान लिए। यहीं से सौदेबाजी संघवाद का दौर शुरू हो जाएगा। ये दूसरा चरण है 17 के पहले का। सौदेबाजी संघवाद में राज्य कहेगा जो हमको ज्यादा ऑटोनॉमी देगा, हमारे मुद्दे देखो ये क्षेत्रीय मुद्दे हैं, अगर हमारे आप पूरे करते हैं तो हम आपको समर्थन दे देंगे, इसी को बोलते हैं सौदा। अब आओ हम सौदा करते हैं, हमारी ये मांग है, हम आपको समर्थन इन शर्तों पर देंगे। ये सौदा करना शुरू कर दिया राज्यों ने या क्षेत्रीय पार्टियों ने। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश में यहां से विभाजन की मांग भी शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद में दौर आता है, भैया उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि बहुत हो गया सौदेबाजी,
बहुत हो गया लॉ एंड ऑर्डर बेकार व्यवस्था, उत्तर बहुत हो गया बीमारू राज्य। अब हम लाते हैं पूरा पूर्ण तरीके से बहुमत। और दूसरी चीज है, यहाँ भी एक सोची समझी साजिश, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो कि यहाँ धार्मिक राजनीति शुरू हो जाएगी। बोले बहुत जाति के आधार पर बट लिए, अब आओ धर्म के आधार पर सारी जातियों को जोड़ते हैं। तो सारी जातियों को जोड़ दिया, लेकिन धार्मिक जो समन्वय था, सौहार्द था, उसको बिगाड़ दिया यहाँ पर। ठीक, तो बोले तीसरे चरण में जो शुरू हुआ तो वो धार्मिक राजनीति शुरू हो जाती है, जिससे आपका एक मजबूत देखो सरकार आती है, बहुमत की सरकार आती है, केंद्र राज्य में एक ही सरकार, बोला जाता है डबल इंजन की सरकार है। तो संघवाद भी आपका प्रतिस्पर्धात्मक हो गया, सहकारी हो गया। और इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, केंद्र के स्तर पर भी प्रयास किए गए, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रयास किए गए। याद रखना, यहाँ एक जो मुद्दा आपको है कैसे निपटाना है। देखो सहकारी संघवाद को लेकर के क्या मुद्दे हैं, ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि इन्होंने मुद्दा उठाया कि जो देखो जो राज्यपाल की भूमिका है वो अनावश्यक रूप से है, राष्ट्रपति शासन है वो गलत है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये गलत है, ठीक, राज्यों की जो ऑटोनॉमी है इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ठीक, क्लियर। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और जो वित्तीय संसाधन है, पैसा नहीं, फंड नहीं मिल पा रहा है, ये 5-6 मुद्दे क्लियर हो गए। ये 5-6 मुद्दे केंद्र और राज्य के बीच डिस्प्यूट का भी काम करेंगे। यही 5-6 मुद्दे आपको ध्यान रखने हैं। जो भारत का जो संघीय ढांचा है, इसको, इस पर भी चोट आपको जब बताना है ना कि भैया कौन कौन सी चुनौतियां है हमारे संघीय ढांचे के सामने, तो यही सारी चुनौतियां हमारी संघीय ढांचे के सामने है। अब इसका समाधान कैसे खोजा गया, क्या भैया केंद्र के स्तर पर प्रयास हुए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई प्रयास कर रही है, दोनों को एक साथ मिलाकर देख लो, लिख दो। क्योंकि जो संघात्मक व्यवस्था है या जो हमारा संघीय ढांचा है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव तरीके से मेंटेन करने के लिए कैसे केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए जो केंद्र से प्रयास किए जा रहे हैं वो यूपी पर भी तो लागू होंगे, या उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कोई प्रयास किया है वो भी बताओ तुरंत। जैसे पहला प्रयास, आपको ये चीजें जरूर कोट करनी है, ध्यान रखना, इनको कीवर्ड जरूर याद रखना, कि जो नीति आयोग आया, देखो भैया जो योजना आयोग था वो बहुत सेंट्रलाइज था, तो योजना आयोग को खत्म किया केंद्र सरकार ने 2015 से, नीति आयोग लागू किया। और नीति आयोग क्या है, बहुत हद तक डिसेंट्रलाइज करता है, अर्थात राज्यों की भूमिका को बढ़ाता है। क्लियर। फिर उसके बाद में जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई, अब जीएसटी काउंसिल में जो स्टेट्स हैं इनका रोल बढ़ गया, तो जो वित्तीय वाला मामला था इसमें आपका राज्यों का रोल बढ़ा दिया गया है। फिर भैया वित्तीय संसाधन को लेकर के, पहले देखो जितना भी टैक्सेस होता था, जितनी भी अनुशंसा थी, वो वित्त आयोग 32% की करते थे, अर्थात जो टैक्स आता था उसमें 32% राज्यों को मिलेगा। लेकिन ये बढ़ा दिया गया 14वें वित्त आयोग के द्वारा। कोट करना है इस चीज को कि आपका राज्यों की जो हिस्सेदारी है कर के मामले में, टैक्सेस के मामले में या वित्त के मामले में, वो 32% से बढ़ाकर इसने कितनी कर दी, 42। अभी वर्तमान में 41 है, चूंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, वो अब यूटी हो चुका है। क्लियर। तो 1% उधर शिफ्ट कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए। तो अभी 42% 14वें वित्त आयोग के द्वारा तो कर ही दिया गया था ना, 32 से बढ़ाकर। ये बताना है जो फाइनेंशियल समझिए आपकी समस्याएं थी, जो फंड की समस्या थी, उसको खत्म करने के लिए क्या प्रयास उठाया किया गया है, ताकि राज्य संतुष्ट तो रहें। एक तो नीति आयोग हो गया, एक जीएसटी काउंसिल हो गया, एक उनकी हिस्सेदारी जो बढ़ा दी गई। फिर पैरा डिप्लोमेसी लाई गई। देखो केंद्र के द्वारा पैरा डिप्लोमेसी क्या होती है, सामान्यतः आपने देखा होगा डिप्लोमेसी में क्या होता है, भारत सरकार किसी अन्य देश की सरकार आपस में समझौता करती है, वही डिप्लोमेसी होती है ना। लेकिन इसके पैरेलल में आपकी पैरा डिप्लोमेसी चलेगी। पैरा मतलब होता है कि राज्य भी सीधे सीधे किसी देश के साथ में अगर कोई समझौता करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कोई मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बुंदेलखंड के क्षेत्र में कोई संयंत्र लगाना है, हमने देखा, तो वहां संयंत्र लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ समझौता कर लिया। तो ये पैरा डिप्लोमेसी का पार्ट है। ठीक है, तो पैरा डिप्लोमेसी के तहत ही राज्यों को नीति को बढ़ावा देने का यहाँ पर कार्य सौंपा गया। क्लियर, समझ में आया। फिर इसके बाद कई सारी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य मिलकर के चला रहे हैं, जैसे भारतमाला हो गई, कई सारे आयोग आए, जैसे सरकारी आयोग आया, पुंछी आयोग आया, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो हम लोगों ने पीछे पढ़ ली है। तो ये सारे जो कार्य किए गए हैं, ये आपके केंद्र और राज्य के संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए है। क्या उत्तर प्रदेश ने भी कुछ कार्य किए हैं? बिल्कुल किए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ने देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यहाँ पर सुधार किया, कई सारे एक्सप्रेसवेज बनाए। जैसे उदाहरण के तौर पर जो कनेक्ट नहीं थे, मुख्य धारा से कटे हुए थे, बुंदेलखंड का हो, गोरखपुर का हो, पूर्वांचल क्षेत्र में हो, ये सारे एक्सप्रेसवे अवसंरचना का निर्माण किया गया, जो अवसंरचना का निर्माण करते ही उत्तर प्रदेश की स्थिति को बेहतर कर देगा। दूसरी बात आप बताओ कि भैया जो सहकारी संघवाद के लिए इन्वेस्टमेंट, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि फंड एक सीमित एक लिमिट तक ही तो केंद्र भी तो दे सकती है ना, खुद ही वो राजस्व घाटे से जूझ रही है। तो बोले उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया, और जो वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ इसमें उत्तर प्रदेश को 33 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ, और उन क्षेत्रों को प्राप्त हुआ जहां लोग निवेश नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद में लघु उद्योगों के लिए, कृषि के क्षेत्र के लिए सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। लघु उद्योगों पर सरकार को बताना है, यहाँ पर ओडीओपी पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारे जो प्रयास हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट को भी कम करेगा, और जो सहकारी संघवाद है इसको भी बढ़ावा देने का कार्य करेगा। क्लियर, समझ में आया? पूरा टॉपिक क्लियर होगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी में राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर के जैसे अगर आपसे पूछा जाता है
वैसे तो इसके कम चांसेस होते हैं, लेकिन देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को अगर प्रश्न आता है तो संवैधानिक प्रावधान आपका आर्टिकल 163 और 164, जैसे वहां पर 74 और 75 है ना केंद्र के स्तर पर, ऐसे राज्य के स्तर पर आर्टिकल 163, 164 है। अब इसमें 91वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें मंत्रिपरिषद के बारे में कहा गया कि भैया 15% से ज्यादा क्या नहीं कर सकते हो, मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए या न्यूनतम 12 होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद का इंपॉर्टेंस क्या है, सीधी सी बात है, मंत्रिपरिषद आपका संवैधानिक कार्यपालिका केंद्र के रूप में रहता है। इससे पहले हम जानते हैं कि नीति निर्माण का हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग का काम हो, चाहे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम हो, उसके लिए कौन होता है, बोले मुख्यमंत्री साहब के साथ में ये मंत्री परिषद ही रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसी मेकिंग से लेकर के पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का एक प्रमुख अंग होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो प्रशासनिक समन्वय है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका कॉपरेट करता है सबसे ज्यादा, तो मंत्रिपरिषद के अंतिम रूप से जवाबदेह कौन होता है, बोले अंतिम रूप से तो आपके मंत्रिपरिषद साहब ही, जो मंत्री महोदय होते हैं वही जवाबदेह होते हैं। तो प्रशासन के साथ एक समन्वय के साथ में कार्य करने का दायित्व भी किसके ऊपर होता है, मंत्रिपरिषद के ऊपर होता है। और जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका संवैधानिक कार्यपालिका के केंद्र में कौन होता है, तो भी मंत्रिपरिषद ही होती है, ठीक है। फिर उत्तरदायी लोकतंत्र शासन का वाहक भी होता है, अर्थात एक लोकतांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है वो कैसे अकाउंटेबल बनाई जा सकती है, इसके लिए आपका मंत्रिपरिषद की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करनी जरूरी होती है। तो ये सारे प्रमुख कार्य होते हैं जो मंत्रिपरिषद के, कठिन तो है ही नहीं एकदम जानने। मुद्दे क्या क्या है, एक तो बहुविभागीय समन्वय की कमी देखने को मिलती है, मंत्री स्तर की जवाबदेहिता जो है उसमें कमी, क्योंकि मंत्री स्तर की अगर जवाबदेहिता देखनी है तो हम लोगों ने पीछे देख लिया कि औसत रूप से इतना हमारे मंत्री जी जवाबदेह हैं जनता के लिए, जनता जिन मुद्दों के लिए भेजती है तो उसके लिए इतना जवाबदेह है कि पूछो नहीं कि औसत रूप से किस दिन बैठते हैं खाली, ठीक है, विधानसभा में। एक अभी बहुत बढ़िया एक वीडियो था, एक छोटा सा था, जिसमें किसी राज्य के ही विधानसभा में ये चर्चा हो रही थी कि जो, ठीक, बहुत अच्छी बात कही थी विधायक ही था कोई, ये बात बोली थी कि मान लो कोई जनता भेजती है किसी को, किसी विधायक को भेजती है, और अगर उसने जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर, जनता से जिन जो वादे किए, उसके बाद अगर वो उनको पूरा नहीं कर पाता है 5 सालों में, तो अगली बार उसको चुनाव के योग्य नहीं बनाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग से बोला गया कि भैया आप इस तरीके का प्रावधान कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जवाबदेहिता और बढ़ेगी और फिर कार्य करेंगे, ऐसे 21 दिन नहीं बैठेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर राजनीतिक संरक्षणवाद या अत्यधिक केंद्रीकरण देखने को मिलता है मंत्रिपरिषद के मामले, क्योंकि मंत्रिपरिषद में बैठता कौन है, ज्यादातर मंत्री कौन होते हैं, बोले बहुमत के दल के, तो केंद्रीकरण रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो बोले ये सारी समस्याएं आपकी मंत्रिपरिषद के समक्ष देखने को मिलती हैं। अब मुख्यमंत्री की जब बात आएगी तो जैसे हमने देखा राज्यपाल, राज्यपाल आपका औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन जो मंत्री मुख्यमंत्री होता है ये आपका वास्तविक प्रमुख होता है, वास्तविक मुखिया होता है। तो आर्टिकल 164 है, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो होता है, जो बहुमत का दल होता है, उन बहुमत के दल का मुखिया होता है। इसका रोल अगर आपको बताना है, भूमिका बतानी है, तो जो मंत्रिपरिषद होता है उसका नेतृत्व करता है। देखो भैया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड कौन करेगा, कोई तो एक नेता होगा ना हमारा बहुमत का, तो वो आपका सीएम साहब जी होते हैं, मुख्यमंत्री साहब होते हैं, ठीक है। और विधायी जो विधि निर्माण होता है, वहां पर रोल नजर आता है किसका, मुख्यमंत्री का। या फिर नीति व अंतर राज्य प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, इंटर स्टेट और रिप्रेजेंट करता है, वो भी आपका मुख्यमंत्री ही करता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं सीएम साहब के, ठीक। तो सीएम साहब होते कौन है, बोले बहुमत के जितने विधायक है उन विधायकों ने चुन लिया, बोले ये हमारा बहुमत का नेता होगा, ठीक है, तो वो सीएम साहब आपके बन जाते हैं। तो बोले अब जो मंत्रिपरिषद होगी उसको लीड कौन करेगा, बोले सीएम साहब करेंगे। विधायी भूमिका, बोले वहां पर भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री साहब मंत्रिपरिषद के साथ में। और नीति, कोई भी पॉलिसी है या इंटर स्टेट रिप्रेजेंट करना है अगर अपने राज्य को, तो कौन करेगा, तो वो भी आपके मुख्यमंत्री साहब करेंगे। और इससे जुड़े हुए मुद्दे ये हैं कि आज के समय ही देख लो, मुद्दे समझ आ जाएंगे कि अगर आपने पद के, जैसे मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री एक पद है, ना कि ये किसी व्यक्ति विशेष पर आपने अगर इसको फोकस कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, तो शक्ति का केंद्रीकरण हो जाएगा। तो पद के हिसाब से वहां बनाया गया था बहुमत का नेता, तो जो शासन होना चाहिए बहुमत के हिसाब से होना चाहिए ना। लेकिन अभी के समय क्या स्थिति हो गई है, एक व्यक्ति के हिसाब से वो शक्तियां किसी एक व्यक्ति में केंद्रीकृत हो गई हैं, ठीक है। एक पर्सन को ग्लैमराइज किया जाने लगा, जैसे बाबा को यहाँ पर ग्लैमराइज किया जाने लगा, केंद्र के स्तर पर उस पद को नहीं, बहुमत को नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं, बल्कि एक मोदी जी को, है ना, बोलते हैं ना मोदी जी को, ऐसे ग्लैमराइज किया जाने लगा। तो ये जो आपका है, ये शक्ति के केंद्रीकरण को दर्शाता है। तो ये एक प्रमुख चैलेंज है, ये प्रमुख मुद्दा है आपके सामने कि शक्ति का केंद्रीकरण, राजनीतिक संरक्षणवाद यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरी बात रही, अगर शक्ति निरंकुशता आ गई व्यक्ति के अंदर, तो परामर्शहीन शासन हो जाएगा, जिसमें आप सार्वजनिक और विधायी संवाद की कमी दिखाई देगी। अब संवाद के स्तर पर देखा जाए तो आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है केंद्र के स्तर तक, ठीक है। केंद्र के स्तर पर समझ सकते हो ना, जो डायलॉग है, जो बातचीत है, वो केवल एक तरफा मन की बात होती है, ठीक। तो ऐसे ही आपको समझना, ये सारी चुनौतियां नजर आती हैं, ये सारे मुद्दे नजर आएंगे।
अब इसमें अगर सुधार बताना है, सुझाव बताना है, तो आप नीति आयोग के बारे में बताओ भैया। नीति आयोग ने जो रिकमेंड किया है, या द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया, उसने जो सुझाव दिया है उसकी रिकमेंडेशन को लागू करो। पुंछी आयोग या सरकारी आयोग बताओ कि पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के बाद जो मुख्यमंत्री राज्यपाल संबंध स्पष्ट किए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। क्लियर, समझ में आया? तो ये हो गया अपना टॉपिक 1 कंप्लीट। अब टॉपिक 1 के अंतर्गत हमने सारे ही टॉपिक यहाँ पर देख लिए जो जो पूछे जा सकते हैं। प्रमुख रूप से फोकस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गवर्नर वाला, फिर यूपी का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, फिर तीसरा विधान परिषद में पक्ष और विपक्ष के जो तर्क दिए गए हैं, उसके बाद में विधानसभा को लेकर के उसका क्या रोल है, और सबसे लास्ट देखा हम लोगों ने मंत्री परिषद या फिर मुख्यमंत्री की आपको भूमिका या उससे जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या है। ठीक, तो इतने टॉपिक हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। आप लोग बताइए भैया, यूपी का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो समझ में आया, मजा आया कि नहीं? आप लोग फीडबैक वगैरह अपना दीजिए। तो ऐसे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, चिंता नहीं करनी है। पेपर 5 उसके साथ अभी स्पीड और थोड़ी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रफ्तार आने दो धीरे धीरे, फिर और बढ़ा करके अगले 1 से सवा महीने में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।